ये सबसे अच्छा थंबनेल है जो हमने एक और नेट में प्राप्त किया है। शुरुआती दृश्य में हमारा परिचय दो घनिष्ठ मित्रों जेरी और माइक से होता है, जो जेरी की अपनी प्रेमिका लिसा के साथ संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों को लगता है कि वह उसे धोखा दे रही है। बदला लेने की कोशिश में माइक का सुझाव है कि जेरी को लिसा को भी धोखा देना चाहिए। हालांकि जेरी अनिश्चित है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई अन्य प्रेम रुचि नहीं है। माइक इसके लिए एक समाधान होने का दावा करता है और जेरी को एक वेश्यालय में ले जाता है, ये वादा करते हुए कि उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। ये पहले से ही इतना बेवकूफी भरा विचार है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान जेरी को अपने चेहरे को एक प्लास्टिक की थैली से ढकने के लिए कहा जाता है, ताकि उसके लिए एक उचित आश्चर्य पैदा किया जा सके। जब वे अंत में वेश्यालय पहुंचते हैं तो मालिक मैडम जोरा द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। हम देखते हैं कि जगह में एक भयानक और अपरंपरागत माहौल है, और सबसे अजीब बात यह है कि एस्कोर्ट्स पहले से ही जेरी का नाम जानते हैं। इसके बाद जेरी को एक खाली और अंधेरे रोशनी वाले कमरे में ले जाया जाता है और उसे बाहर से बंद कर दिया जाता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। जैसे ही वह कमरे की खोजबीन करता है, उसे वाक्यांश के साथ एक ब्लैक बॉक्स मिलता है। उस पर लिखा है, इसे यहाँ चिपकाएं। शुरू में इसे मनोरंजक पाते हुए वह अंततः अपनी पैंट को खोल देता है और निर्देशों का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच माइक को बगल के कमरे में 3 अन्य कर्मचारियों के साथ सहवास करते हुए दिखाया गया है। खुद का आनंद लेने के दौरान वह अचानक जेरी की तेज चीख सुनता है, जिससे वह घबरा जाता है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह महिलाओं को धोखा देता है और अपने दोस्त के पास दौड़ता है, लेकिन उसे बिस्तर पर बेहोश पड़ा पाता है। चलो आशा करते हैं कि दून से दर्द बॉक्स नहीं था। माइक को लगता है कि जेरी ने काम पूरा कर लिया है, इसलिए वह अपनी पैंट के बटन लगाता है, उसे कार में रखता है और चला जाता है। वापस अपने रास्ते पर जेरी को होश आ गया और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रहा था। वह इसे फिर से करने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। हालांकि माइक ने उसे धीरे धीरे चीजों को लेने की सलाह दी, ये समझाते हुए कि ये तथाकथित विशेष बात एक बार की घटना है। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि ये बहुत महंगा था। लेकिन फिर भी माइक जल्द ही एक और यात्रा की व्यवस्था करने का वादा करता है, इस बार सिम नामक एक सुंदर कार्यकर्ता के साथ। घर पहुंचने पर लिसा जेरी से पूछती है कि वह कहाँ था, और वह बस दिखावा करता है कि वह माइक के साथ शराब पी रहा था। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में लिसा ने खुलासा किया कि वह गर्भवती है, ये दावा करते हुए कि जेरी बांझ नहीं है और उसका शुक्राणु तैरने में सक्षम है। इस रहस्यमय घटना से जेरी को झटका लगता है और वह इस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करता है। वह सवाल करता है कि क्या बच्चा वास्तव में उसका है, लेकिन ये केवल लिसा को और परेशान करता है। अगले दिन जेरी काम पर जाता है और माइक से मिलता है। वह वेश्यालय के स्थान के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन माइक जानकारी देने से इनकार कर देता है और किसी अज्ञात कारण से उसे दूर रखने की कोशिश करता है। जगह को फिर से देखने के लिए बेताब जेरी अपने ठिकाने का पता लगाने की उम्मीद में इंटरनेट पर खोज करता है। थोड़ी देर के बाद वह मिस्टिक नाम की एक महिला के स्वामित्व वाली एक समान प्रतिष्ठान पर ठोकर खाता है। वाड़ा। बिना समय बर्बाद किए जेरी उक्त स्थान की ओर जाता है और वाड़ा से मैडम जोरा के बारे में पूछता है। महिला पहले तो बेखबर होने का नाटक करती है, लेकिन जब जेरी उसे कुछ नकदी प्रदान करता है तो वह जल्दी से उसे खौफनाक दिखने वाले वेश्यालय का पता दे देती है। कुछ ही समय बाद जब जेरी जगह पर आता है, मैडम जोरा दरवाजे पर उसका स्वागत करती है और उसे सूचित करती है कि वे बंद हैं। हालांकि जेरी उसे 2 बार राशि प्रदान करता है और किसी तरह उसे एक और बार के लिए विशेष पैकेज तक पहुंच प्रदान करने के लिए राजी करता है। फिर उसे उसी भयानक कमरे में ले जाया जाता है जिसमें रहस्यपूर्ण बॉक्स होता है। जेरी पहले की तरह ही प्रक्रिया का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, इस बार पूरी तरह से होश में रहते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए अंधेरे मांग में डुबकी लगाता है। एक बार जब वह कर लेता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्योंकि वह रहस्यमय बॉक्स के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहता है। वह अपने फोन की टॉर्च का उपयोग करके छेद के माध्यम से देखने का प्रयास करता है और यहाँ तक कि इसे जबरदस्ती खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि ये बाहर से बंद है। क्षण भर बाद मैडम जोरा उसे सूचित करने के लिए कमरे में प्रवेश करती है कि उसका सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन वह जेरी को बलपूर्वक बॉक्स तक पहुंचने का प्रयास करती हुई पाती है। वह बीच बचाव करने की कोशिश करती है, क्या होगा अगर उसे पता चला कि ये वहाँ बेबी योदा है। लेकिन जेरी अपनी सामग्री को प्रकट करने के लिए अपनी हताशा से भस्म हो गया, हिंसक रूप से उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह रहस्यमय बॉक्स को पकड़ लेता है और जल्दबाजी में परिसर से निकल जाता है। वह फिर 6 दिनों की अवधि के लिए एक होटल के कमरे को किराए पर लेता है, उसके साथ बॉक्स छुपाता है। इस बीच वेश्यालय के घर में जासूस बांस मौत के मामले की जांच करते हुए दिखाई देते हैं। वह इवान वेश्यालय की सुरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पूछताछ करने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इवान कुछ भी नहीं जानने का दावा करता है, ये बताते हुए कि वह अपराध के दौरान अनुपस्थित था, क्योंकि वह किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। अगले दिन जेरी काम पर वापस आ गया, लेकिन उसका मन उसके हाल के पापी कृत्य से परेशान है। वह इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकता कि उसने किसी की हत्या की है। काम के बाद वह वापस होटल चला जाता है और एक बार फिर अपनी ख्वाहिशों में मशगूल हो जाता है। एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह उत्सुकता से अपना हाथ रहस्यमय बॉक्स के छेद में डालता है, केवल एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ खोजने के लिए। साजिश वह चिपचिपा तरल के साथ खुद को छूना शुरू कर देता है, जो उसकी खुशी को तेज करता है। ये दर्शाता है कि पदार्थ में कुछ जादुई है। जेरी घर जाने से पहले एक छोटी बोतल में कुछ और तरल इकट्ठा करता है। जब वह आता है, लिसा उसके देर से आने का कारण पूछती है और जेरी बस काम से संबंधित बहाना बनाता है। मैं इसमें अपनी गेंदों पर निर्भर था, वे कहते हैं।
बाद में उस रात वह खुद को बिस्तर पर अकेला पाता है और आनंद प्राप्त करने के लिए चिपचिपे तरह का उपयोग करने का प्रयास करता है। हालांकि उसी क्षण लिसा अप्रत्याशित रूप से कमरे में प्रवेश करती है और उसे अधिनियम में पकड़ लेती है। जल्दी से सोचते हुए जेरी एक बहाना लेकर आता है, ये दिखाते हुए कि वह उसे आश्चर्यचकित करने वाला था। ये देखकर दोनों सहवास में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन जेरी इस प्रक्रिया में हताश और आक्रामक है, जिससे लिसा को बेचैनी महसूस होती है। वह एक्टोप्लाज्म के साथ एक तिकड़ी को पालने के लिए सहमत नहीं थी। अगले दिन डेरी छोड़ने की तैयारी करता है, ये दिखाते हुए कि उसके पास मिलने के लिए एक ग्राहक है। पिछले कुछ दिनों में उसके असामान्य व्यवहार को भांपते हुए लिसा माइक से संपर्क करती है और पूछती है कि क्या जेरी किसी गुप्त मामले में शामिल है। माइक किसी भी जानकारी से इनकार करता है, लेकिन अगर वह कुछ भी संदिग्ध देखता है तो उसे सूचित करने का वादा करता है। बाद में नहाते समय लिसा के पेट में अचानक और तेज दर्द का अनुभव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है। ये शायद उस चिपचिपे पदार्थ के कारण है जिसे जेरी ने कल रात इस्तेमाल किया था। दूसरी ओर डिटेक्टिव बार्न्स अपराध स्थल पर हैं, जहां उन्हें मैडम जोरा की बुकशेल्फ में कुछ गुप्त पुस्तकें मिलती हैं। इवान उसे बताता है कि उसने उन किताबों का इस्तेमाल लोगों को श्राप देने के लिए किया था। वे फिर भयानक कमरे में जाते हैं और महसूस करते हैं कि काला रहस्यमय बॉक्स गायब है। होटल में वापस जेरी खुद को बॉक्स में डालकर एक बार फिर से खुद को शामिल करने का प्रयास करते हुए देखा जाता है। हालांकि इस बार वह ऐसा करने में असमर्थ है और इसके बजाय उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव होता है। जल्दबाजी में खुद को बॉक्स से हटाते हुए वह अपने पेट के बटन के नीचे फैलते हुए निशानों का पता लगाता है। ये जेरी को चिंतित करता है, इसलिए वह तुरंत बटन आ जाता है। बाद वाला कुछ परीक्षण करता है, कुछ दवाएं लिखता है और उसे नियमित संभोग से दूर रहने की सलाह देता है। इसके बाद जेरी उस दिन के लिए अपनी सभी कार्य बैठ के रद्द कर देता है और आराम करने के लिए घर लौट आता है। दुर्भाग्य से संक्रमण उसके पेट क्षेत्र में फैलने लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए लिसा अपने गर्भपात की दिल दहला देने वाली खबर लेकर उसके पास जाती है। हालांकि जेरी उस पर थोड़ा ध्यान देता है और बस सुझाव देता है कि वे फिर से कोशिश करें। दर्दनाक चोटों और चिकित्सा सलाह के बावजूद जेरी चिपचिपा पदार्थ का उपयोग करने के लिए गहराई से आदी है। अगले दिन वह अपने जुनून से प्रेरित होकर होटल के कमरे में लौटता है, लेकिन जैसे ही वह अपने बौने तारे को ब्लैक होल में डालने वाला होता है, उसे पता चलता है कि बॉक्स अब चिपचिपे पदार्थ से रहित है। अब जब वह अपनी कामुक ड्राइव को नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो वह ब्लैक बॉक्स को खोलने के तरीकों की सख्त तलाश करता है। नतीजतन जेरी पास के एक हार्डवेयर स्टोर पर जाता है और ताला काटने का उपकरण खरीदता है। वह फिर होटल के कमरे में लौटता है और रहस्यमय बॉक्स को सफलतापूर्वक अनलॉक करता है। इसके बाद वह इसकी गूढ़ सामग्री को पुनः प्राप्त करता है और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से परिणाम गंभीर हैं, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान फैलते रहते हैं। घर पर वापस लिसा को जेरी के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का पता चलता है, जिसमें होटल के कमरे को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त निकासी का खुलासा किया गया है। उसी समय उसे जेरी के कार्यस्थल से उसकी अनुपस्थिति की सूचना देते हुए एक कॉल आती है। ये निष्कर्ष उसके संदेह को पुख्ता करते हैं कि जेरी उसे धोखा दे रहा है। उसके शक से घबराकर वह उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश में उसी होटल में जाती है। उसके कमरे में घुसने पर वह एक अपरिचित गंध का पता लगाती है और इसे किसी अन्य महिला की उपस्थिति मानती है, जिसके साथ जेरी का चक्कर चल रहा है। लिसा फिर कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में पूरे कमरे की तलाशी लेती है। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह बाथरूम में घुस गई। वहाँ वह झटके से एक जेली जैसा हिलता हुआ मांस खोजती है, जिसे जेरी अपनी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करता रहा है। हालांकि इससे पहले कि वह उसे इस बारे में सवाल कर पाती, जेरी ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे कसकर दबा दिया। जब वह विरोध करना बंद कर देती है, तो जेरी ये सोचकर अपनी पकड़ छोड़ देता है कि वह उसे मारने में सफल हो गया है, लेकिन उसके गुस्से के कारण वह अभी भी जीवित है। दहशत की स्थिति में जेरी एक भारी ताला काटने वाले को पकड़ लेता है और बेरहमी से उस पर वार करता है, अंत में उसे मार डालता है। इस घटना के बाद जेरी कमरे से खून के धब्बों को सावधानी से साफ करता है, लपेटता है लिसा का बेजान शरीर एक बेडशीट में और उसे अपनी कार तक पहुंचाता है। वह फिर अपने घर वापस चला जाता है और अपने गैरेज में शरीर का सावधानीपूर्वक निपटान करता है। अगले दिन वह अपने साथ अजीबोगरीब हिलते हुए मास्क को लेकर होटल के कमरे से बाहर निकलता है। फिर वह घर लौटता है और अपने शयन कक्ष को मैडम के भयानक वातावरण जैसा दिखता है। जोरा का वेश्यालय घर। एक बार जब उसका सेटअप पूरा हो जाता है, तो वह देह के साथ शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर देता है। वह अपना पंथ शुरू कर रहा है, जिसे बोन मेसन कहा जाता है। अन्यत्र माइक को मैडम जोरा के निधन के बारे में पता चलता है और वह जेरी को देखने का फैसला करता है। जब वह बाग के निवास पर पहुंचता है, तो वह देखता है कि गैरेज का दरवाजा खुला है। जिज्ञासु माइक घर में प्रवेश करता है और जेरी के मंद रोशनी वाले बेडरूम में जाता है। अपने आश्चर्य के लिए वह हिलते हुए मांस का पता लगाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि जेरी किसी नापाक काम में शामिल है। ठीक उसी समय जेरी घर आता है और अनौपचारिक तरीके से बात करता है, ऐसा अभिनय करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन माइक मुद्दे पर आता है और जेरी को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह उसका दोस्त बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो। वह जेरी के लिए कवर करने का भी वादा करता है, भले ही वह मैडम जोरा के मामले में शामिल हो। हालांकि घबराहट तब होती है जब जेरी को पता चलता है कि उसने लिसा की भी जान ले ली है। परिणामों के डर से माइक पुलिस से संपर्क करने के लिए अपना फोन पकड़ लेता है, लेकिन जेरी ने अपने सिर को प्लास्टिक की थैली से ढक लिया और उसका दम घुटने से मौत हो गई। अगले दृश्य में हम जेरी को देखते हैं, जिसका शरीर अब पूरी तरह से घातक चोटों से ढका हुआ है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह हिलते डुलते मांस के साथ सो रहा है। ऐसा लगता है कि उसे इसकी लत लग गई है।
अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जेरी इसका जवाब देता है, केवल अपने पड़ोसियों को खोजने के लिए जो उसका जन्मदिन मनाने आए हैं। हालांकि जेरी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति में अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए उन पर चिल्लाता है, चले जाओ, मैं अपने जन्मदिन के लिए बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने लंच को गोल मिटा दूं। वह फिर अपने शयन कक्ष में लौटता है और पाता है कि एक बार चलने वाला मांसब बेजान है। निराशा से अभिभूत वह आंसुओं में बिखर जाता है, अनिश्चित है कि आगे क्या करना है। पागलपन से वह मैडम जोरा के वेश्यालय में जाता है और इवान से सहायता मांगता है। बाग वाला उसकी हालत देखकर हैरान है। बहरहाल वह जेरी को पहले से उसी खौफनाक कमरे में इंतजार करने का निर्देश देता है। इस बीच वह मृत मांस को अपने साथ ले जाता है। जैसे जेरी प्रतीक्षा करता है, उसका शरीर एक विचित्र परिवर्तन से गुजरता है। उसके बाल झड़ जाते हैं, उसके दांत खराब हो जाते हैं और उसकी त्वचा धीरे धीरे जेली जैसे पदार्थ में बदल जाती है, जिससे वह दिखने में प्रतिकारक हो जाता है। इस बीच इवान एक और ब्लैक बॉक्स को एक छेद के साथ तैयार करता है। उस पर एक ही संदेश अंकित करता है, इसे खौफनाक कमरे में रखने से पहले। इस समय तक जेरी मांस का एक संवेदनशील पिंड बन गया है। कुछ ही समय बाद इवान जेरी के सिर को उसके शरीर से अलग करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देता है। अंतिम दृश्य में जासूस बार्न्स वेश्यालय में आता है और इवान को सूचित करता है कि जेरी उनका प्रमुख संदिग्ध है। हालांकि इवान चतुराई से विषय बदलता है और जासूस को ये विषय